कहानी की शुरुआत मलावी के एक छोटे से धूल से सने गांव विम्बे से होती है, जहां की सूखी और फटी हुई जमीन को देखकर ऐसा लगता है मानो कुदरत ने इस जगह से अपनी ममता हमेशा के लिए वापस ले लिया हो। एक ऐसा गांव जहां जिंदगी की रफ्तार घड़ियों से नहीं बल्कि बादलों की मर्जी से तय होती थी। अगर आसमान से पानी बरसा तो घरों के चूल्हे जलेंगे, और अगर आसमान रूठ गया तो पूरा का पूरा इलाका जिंदा लाशों के कब्रिस्तान में बदल जाएगा। लोग हर रोज सुबह उठकर उम्मीद भरी नजरों से नीले आसमान को देखते हैं, लेकिन वहां सिवाय जलते हुए सूरज के कुछ नजर नहीं आता। इसी बेबस और लाचार दुनिया के बीच रहता है 13 साल का एक छोटा सा लड़का विलियम। विलियम कोई साधारण बच्चा नहीं, जहां उनके दोस्त और गांव के बाकी लोग सिर्फ पारंपरिक खेती और अंधविश्वासों में डूबे रहते हैं, वहीं विलियम की नजरें हर उस कबाड़ और टूटी हुई मशीन पर टिक जाती है जिसे लोग कचरा समझकर फेंक देते हैं। उसके लिए हर एक कड़ी की तरह है जिसे सुलझाना उसे सबसे ज्यादा पसंद है। लेकिन विलियम को क्या पता था कि उसकी यही कबाड़ से खेलने की आदत आने वाले समय में मौत के मुंह में जा रहे पूरे गांव के लिए जिंदगी का एकमात्र सहारा बनने वाली है। विलियम के पिता ट्राइवल एक बेहद स्वाभिमानी, मेहनती और उसूलों के पक्के किसान हैं। उनके लिए जमीन सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं बल्कि उनका भगवान है। ट्राइवल का मानना है कि एक मर्द की असली पहचान उसकी जमीन और उसकी फसल से होती है। वे दिन रात खेतों में पसीना बहाते हैं ताकि अपने परिवार का पेट भर सके और अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य दे सके। ट्राइवल का एक ही सबसे बड़ा सपना है, वे नहीं चाहते कि उनका बेटा विलियम भी उन्हीं की तरह जिंदगी भर धूप में काले होकर मिट्टी खोदता रहे। वे चाहते हैं कि विलियम विम्बे के एकमात्र सेकेंडरी स्कूल में दाखिला ले, खूब पढ़ाई करे और इस पिछड़े हुए गांव से बाहर निकलकर अपनी किस्मत खुद लिखे। लेकिन मलावी के इस सुदूर इलाके में पढ़ाई को कोई मुफ्त का खेल नहीं थी। स्कूल की फीस इतनी ज्यादा थी कि ट्राइबल जैसे छोटे किसान के लिए उसे चुकाना अपनी चमड़ी बेचने जैसा था। फिर भी ट्राइबल अपनी पत्नी एग्नेस और दोनों बच्चों के पेट की परवाह किए बिना पाई पाई जोड़कर विलियम की स्कूल की फीस का इंतजाम करने में जुट जाते हैं। पूरा परिवार इस उम्मीद में जी रहा है कि इस साल अच्छी फसल होगी, सारा कर्ज उतर जाएगा और उसके घर में खुशियों का सफेरा होगा। लेकिन नियति तो हमेशा अपने सबसे क्रूर खेल खेलने के लिए जानी जाती है। विम्बे गांव की खुशियों पर पहला ग्रहण तब लगता है जब विलियम के ताया यानी ट्राइबल के बड़े भाई और गांव के मुख्य कबीले के मुखिया जॉन की अचानक तबीयत बिगड़ने लगती है। जॉन केवल एक इंसान नहीं थे, वे इस पूरे गांव की ढाल थे और गांव की राजनीतिक ताकत का एक मजबूत स्तंभ थे। पूरा गांव उनका सम्मान करता था। उनकी बिगड़ती हालत को देखकर पूरे गांव के माथे पर चिंता की लकीरें खींच जाती है। विलियम अपने ताया को बिस्तर पर तड़पते हुए देखता है तो उसका बाल मन एक अजीब से डर से भर जाता है। उससे पहली बार महसूस होता है कि जिंदगी कितनी नाजुक है और कैसे एक ही झटके में सब कुछ बिखर सकता है। जॉन की मौत केवल परिवार के लिए एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी, बल्कि यह उस आने वाली तबाही की सबसे पहली दस्तक थी जो बहुत जल्द पूरे विम्बे गांव को अपनी चपेट में लेने वाली थी। जॉन के जाते ही गांव का राजनीतिक संतुलन पूरी तरह डगमगा जाता है और उसी बीच मौसम भी अपने सबसे डरावने तेवर दिखाने शुरू कर देता है। तभी एक सुबह जब विलियम रेडियो की मरम्मत करने के लिए कबाड़ खाने से कुछ पुराने पुर्जे ढूंढ रहा होता है, उसे गांव के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। हवा में उमस बढ़ चुकी थी, लेकिन वह बारिश की उमस नहीं थी बल्कि झुलसा देने वाली लू की शुरुआत थी। विलियम के पिता ट्राइबल अपने खेतों में खड़े होकर आसमान को ताक रहे थे। हर साल इस वक्त एक मालवी में मानसून की पहली बौछारें गिर जाती थी जिससे मिट्टी महकने लगती थी, लेकिन इस बार आसमान बिल्कुल साफ, बेरहम और गहरा नीला था। बादल जैसे विम्बे का रास्ता ही भूल गए थे। खेतों में बोए गए मक्के के बीज मिट्टी के अंदर ही दम तोड़ने लगते थे। ट्राइबल जब सूखी मिट्टी को अपने हाथों में उठाते हैं तो वह रेत की तरह उनकी उंगलियों के बीच से बह जाती है। यह देखकर ट्राइबल का मजबूत दिल भी अंदर से कांप उठता है। वे जानते थे कि अगर अगले कुछ दिनों में बारिश नहीं हुई तो विम्बे के इतिहास का सबसे भयानक सूखा उनके दरवाजे पर दस्तक दे देगा। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। सूखे के इस शुरुआती साय के बीच गांव में एक और बड़ी आफत आ धमकती है।
एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू कंपनी की नजर विम्बे के पास मौजूद घने जंगलों पर पड़ती है। वे कंपनी के लोग गांव के गरीब किसानों को पैसों का लालच देकर उनके खेतों के किनारे लगे पेड़ों को काटने का प्रस्ताव रखते हैं। पेड़ों की ये कतारें कोई आम पेड़ नहीं थी। वे विम्बे की जमीन की रक्षा करने वाली एकमात्र प्राकृतिक ढाल थे। जब भी भारी बारिश या बाढ़ आती थी तो ये पेड़ ही मिट्टी को बहने से रोकते थे और तेज धूप में जमीन की नमी को बचाकर रखते थे। गांव के नए मुखिया और कुछ लालची लोग पैसों की तंगी के आगे घुटने टेक देते हैं और अपनी जमीनों के पेड़ों को बेचकर शुरू कर देते हैं। विलियम अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस विशालकाय कुल्हाड़ियों और आरी को पेड़ों पर चलते हुए देखता है। उसे किताबों से यह बात अच्छे से पता थी कि पेड़ों को काटना सीधे मौत को बुलावा देना है। वह अपने पिता ट्राइवल से गिड़गिड़ाता है कि वे इस पेड़ों को काटने से रोके। ट्राइवल भी इस बात को समझते थे और वे गांव की पंचायत में चिल्ला चिल्लाकर लोगों को चेतावनी देते हैं, अगर तुमने ये पेड़ काट दिए तो जब पानी आएगा तो यह हमारी मिट्टी को बहा ले जाएगा और जब धूप पड़ेगी तो हमारी रूह को झुलसा देगी। लेकिन भूख और पेड़ एक एक करके गिरने लगते हैं और विम्बे की जमीन पूरी तरह नग्न और बेबस हो जाती है। इसी तनाव के बीच विलियम के स्कूल का पहला दिन आता है। ब्लू कलर की नई यूनिफॉर्म पहनकर जब विलियम स्कूल की दहलीज पर कदम रखता है तो उसकी आंखों में आसमान छूने के सपने होते हैं। उसे साइंस की क्लास में बैठना, मशीनों के काम करने के तरीके को समझना बहुत पसंद आता है। वहाँ उसकी मुलाकात मिस्टर काचिंगवे से होती है जो साइंस के टीचर है। विलियम को पता चलता है कि स्कूल में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी है जहाँ विज्ञान की अद्भुत किताबें रखी है। विलियम के लिए वह लाइब्रेरी लगते हैं जिनकी स्कूल की फीस जमा नहीं हुई है। विलियम का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि उसका नाम उस लिस्ट में ना हो। लेकिन तभी भारी आवाज में हेडमास्टर चिल्लाते हैं, विलियम! विलियम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सूखे की वजह से ट्राइबल फीस की पहली किस्त भी जमा नहीं कर पाए थे। हेडमास्टर विलियम को पूरी क्लास के सामने बेइज्जत करते हैं और उसे तुरंत स्कूल परिषद से बाहर निकल जाने की हुक्म देते हैं। अपमान के गहरे घूंट पीकर रोती हुई आंखों के साथ विलियम अपनी किताबें समेटता है और स्कूल के गेट से बाहर टूट जाएंगे। वह जो क्लास को सुनने की कोशिश करता है। उसी वक्त वह देखता है कि मिस्टर काचिंगवे अपनी साइकिल से स्कूल आते हैं। विलियम की तेज और खोजी नजरें उस साइकिल के लगे पहिए पर लगे एक छोटी से लोहे के डिब्बे पर टिक जाती है जो पहिए के घुमाने से एक तार के जरिए साइकिल की अगली हेडलाइट को चमका रहा था। विलियम यह देखकर दंग रह जाता है। बिना किसी सेल या बैटरी के सिवाय पहिए घुमाने से बिजली कैसे बन रही है। वह मिस्टर काचिंगवे के पास जाता है और डरते डरते उस जादुई डिब्बे के बारे में पूछता है। मिस्टर काचिंगवे मुस्कुराते हैं और बताते हैं, इसे डायनामो कहते हैं विलियम। ये गति को बिजली में बदलता है। विलियम के दिमाग में जैसे एक धमाका होता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर इस छोटे से डायनामो से एक लाइट जल सकती है तो एक बड़े डायनामो से पूरा गांव रोशन हो सकता है और पानी का पंप भी चलाया जा सकता है। लेकिन यह डायनामो मिस्टर काचिंगवे का था और विलियम के पास उसे खरीदने के लिए एक ढेला भी नहीं था। उधर विम्बे गांव में मौसम ने अपना असली और खौफनाक रूप दिखाना शुरू कर दिया था। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं। लोग खुशी से नाचने लगते हैं कि आखिरकार बारिश आ गई। ट्राइबल भी अपने खेतों की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन यह कोई जीवन देने वाली बारिश नहीं थी, ये कुदरत का कहर था। पेड़ों के कट जाने की वजह से जैसे ही मूसलाधार बारिश जमीन पर गिरती है वह सूखी मिट्टी को अपने साथ बहाकर ले जाने लगती है। देखते ही देखते खेतों में घुटनों तक पानी भर जाता है और जो थोड़ी बहुत मक्के की फसल बची थी वह बाढ़ के पानी में सड़कर बर्बाद हो जाती है। किसान अपने हाथों से बहती हुई मिट्टी को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन पानी का बहाव सब कुछ तबाह कर देता है और फिर जितनी तेजी से वह तूफान आता है उतनी ही तेजी से चला जाता है। अगले ही दिन सूरज फिर से अपनी पूरी तपिश के साथ चमकने लगता है लेकिन अब खेतों में सिर्फ सड़ी हुई फसल और सूखी बंजर कीचड़ बची थी। विम्बे गांव की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट चुकी थी। घरों में रखा अनाज का आखिरी दाना भी खत्म। इसे कहते हैं महामहिम, हमारी जमीनें सूख चुकी है, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं। हम आपकी राजनीतिक नहीं, हमें मक्का चाहिए, हमें बचाइए। मुँह जाता है।
राष्ट्रपति का चेहरा घुस उतरकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। लेकिन कहानी का सबसे क्रूर और राष्ट्रपति का काफिला वहां से निकलता है और धूल भरी ढूंढते हुए उसकी नजर फटी पुरानी और अंग्रेजी में लिखा एक साइंस की किताब पर पड़ती है, जिसका नाम था यूजिंग एनर्जी, ऊर्जा का उपयोग। किताब के कवर पर हवा में घूमते हुए एक विशालकाय पंखे की तस्वीर बनी हुई थी। विलियम को अंग्रेजी ज्यादा नहीं आती थी, लेकिन किताब में बने चित्र ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने देखा कि कैसे हवा की ताकत से उसे विशाल पंखे को घुमाया जाता है और उसके घूमते ही जमीन के नीचे से पानी का फव्वारा बाहर फूट पड़ता है। विलियम की आंखें चमक उठी। उसने किताब को अपनी छवि से लगा लिया। उसे अपनी जिंदगी का मकसद मिल चुका था, विंडमिल यानी पवन चक्की। विलियम के दिमाग में नक्शा बिल्कुल साफ था। अगर वह एक ऐसी ही पवन चक्की अपने गांव में बना ले तो वह हवा की मुफ्त ताकत से पानी के पंप को 24 घंटे चला सकता है। इसका मतलब था कि विम्बे के किसानों को बारिश के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा। वे साल में 2 बार 3 बार फसल उगा सकेंगे। लेकिन यह सोचना जितना आसान था, करना उतना ही नामुमकिन। एक विंडमिल बनाने के लिए लोहे के एंगल, प्लास्टिक के पाइप, जनरेटर। उसके दोस्त गिलबर्ट, जो गांव के मुखिया के बेटे थे, वे अपनी भूख और कमजोरी को भूलकर विलियम का साथ दे रहे थे, क्योंकि उसे विलियम की आंखों में एक अलग ही पागलपन और भरोसा नजर आ रहा था। कई दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद विलियम के कबाड़ से एक पुरानी साइकिल का चेन, स्प्राइकेट, प्लास्टिक के नीले ड्रम को काटकर बनाए गए बड़े बड़े पंखे और कुछ मजबूत लोहे के तार इकट्ठे कर लिए। लेकिन इस पूरी पहेली का जो सबसे मुख्य और जादुई हिस्सा था वो डायनामो था, जो साइकिल के पहिए से। उधर विम्बे गांव में मौत का तांडव अपने चरम इतना जाओ और खेतों में जाकर खुदा वह डायनामो और विंडमिल का सिद्धांत बताता है। लेकिन एक अनपढ़ और भूख से तड़प रहे किसान के लिए ये सब किताबी बातें बकवास थी। ट्राइबल गुस्से में तोड़ देते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। विलियम का आखिरी सपना भी टूटकर बिखर चुका था। रात के सन्नाटे में घर का माहौल किसी कब्र की तरह खामोश था। तभी माँ एग्नेस, जो अब तक चुप सब कुछ देख रही थी, वे ट्राइबल के पास जाती है। एग्नेस की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। वे ट्राइबल से कहती है, हमें अपनी बेटी खो दिया, अपनी फसल खो दी, अपना स्वाभिमान खो दिया। अब हमारे पास खोने के लिए बचा ही क्या है? अगर हम इस लड़के पर भरोसा नहीं करेंगे तो हम सब वैसे भी कुछ दिनों में भूख से मर जाएंगे। कम से कम इसे कोशिश तो करने दो। एग्नेस की ये बातें सीधे ट्राइबल के दिल पर तीर की तरह लगती है। वे पूरी रात नहीं सो पाते। उन्हें अपनी बेटी एनी की बातें याद आती है। उन्हें गांव के मरते हुए लोग दिखाई देते हैं। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण विम्बे पर पड़ती है, ट्राइबल धीरे धीरे उठते हैं। वे घर के आंगन में साइकिल को उठाते हैं और सीधे विलियम के पास ले जाकर उसे सौंप देते हैं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक पिता का आत्मसमर्पण था। वे भारी आवाज में कहते हैं, इसे ले जाओ विलियम, और तुम जो करना चाहते हो करो। अगर तुम नाकाम रहे तो हम सब एक साथ दफनास्ता साफ था। पूरे गांव के भूखे लोग जो पहले विलियम का मजाक उड़ाते थे, वे ट्राइबल को साइकिल सौंपते देख भावुक हो जाते हैं। गिलबर्ट और एडमस की मदद से पूरे गांव के कमजोर लोग कबाड़ खाने से बड़े बड़े लोहे के स्तंभ उठाने में मदद करने लगते हैं। सबके भीतर उम्मीद की एक आखिरी चिंगारी जाग उठती है। टावर पर खड़ा विलियम नीचे चिल्लाता है, सब लोग पीछे हट जाओ। उसने विंडमिल के मुख्य लोक को खोल दिया, लेकिन तभी हवा अचानक बिल्कुल शांत हो जाती है। पंखा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। चारों तरफ फिर से वही डरावना सन्नाटा छा जाता है। लोग आपस में बुदबुदाने लगते हैं, देखा मैंने कील भी बर्बाद कर दी। ट्राइबल का सिर शर्म से, दुख से झुक जाता है। विलियम टावर के ऊपर खड़ा होकर रोने लगता है। वह आसमान की तरफ देखकर चिल्लाता है, प्लीज एक बार हवा चला दो। लेकिन तभी दूर क्षितिज से धूल का एक भवंडर उठता हुआ दिखाई देता है। हवा का एक बहुत ही तेज, गर्म और शक्तिशाली झोंक सीधे उस विंडमिल से आकर टकराता, और फिर जो हुआ उसने विम्बे के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। वह विशालकाय नीला पंखा धीरे धीरे हिलना शुरू करता है और अगले ही पल साइकिल की चैन कड़कड़ाती हुई पूरी रफ्तार से घूमने लगती है। डायनामो की घर्षण से बिजली पैदा होती है और तारों के जरिए सीधे नीचे जमीन के